भारत में एआई समिट होने जा रहा है। 16 तारीख से 20 तारीख के बीच में एआई समिट होगा और उसमें सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तमाम इंतजाम एनडीएमसी ने किए हैं। 20 राष्ट्राध्यक्ष जो है वो आ रहे हैं और इस दौरान जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष हैं अलग अलग होटल्स में रुकेंगे। ऐसे में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं एनडीएमसी की तरफ से। इस समय हम कमांड कंट्रोल सेंटर में मौजूद हैं एनडीएमसी के और आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर कैमरे जो है वो पूरे एनडीएमसी एरिया में लगाए जाते हैं। अलग अलग जगहों की चप्पे पर निगरानी की जाती है और तमाम अथॉरिटीज जो हैं इस काम को कर रही हैं। आपको बताएं कि करीब 20 राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो मौजूद रहेंगे और इसके लिए डेलीगेशन की अगर हम तो होटल ताजमहल की बात करें तो वहाँ पर डेलीगेशन रुकेगा। इसके अलावा आईटीसी मौर्या में रुकेगा और इसके अलावा तमाम अलग अलग होटल्स में रुकेंगे। लेकिन देखिए टीम किस तरह से काम कर रही है। यहाँ पर लोग जो है वो निगरानी कर रहे हैं। कंप्लेंट्स कोई आती है उसको तुरंत उसका निस्तारण किया जाता है। ताज पैलेस होटल, इंपीरियल होटल, अशोका होटल, इसके अलावा हयात रेजेंसी, लीला पैलेस, ओबराय और क्लेरिगेज होटल जो है वो इस लिस्ट में शामिल है। इन होटल्स में किसी भी तरह की मूवमेंट्स जो है वो अगर होती है तो उसको देखा जाएगा। यहीं से लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस समय एलएनसी ब्लॉक मिडिल, हाँ ये एलएनसी ब्लॉक मिडिल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीर जो आपको दिखाई दे रही है सीपी जैसा एरिया है और ये इसी तरह की और तस्वीर अगर आप हमें दिखा सकते हैं चेंज करके। अगर कोई होटल की तस्वीर अगर हमें आप दिखा सकें किस तरह से यहाँ पर होटल को देखा जा सकता है। जो होटल्स हैं वहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष चूंकि रुकेंगे और मूवमेंट करेंगे, चाहे वो ओबराय होटल हो या फिर क्लेरिगेज होटल हो, इसके अलावा ताज होटल हो, वहाँ पर भी रुकेंगे डेलीगेशन। तो इस तरह से निगरानी जो है रखी जाएगी। इसके साथ में ट्रैफिक जाम की समस्या ना हो इन इलाकों में, उसको भी यहाँ से बैठे बैठे ही उसके बारे में पता लगा लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सईद आमिर हुसैन, दिल्ली। कई सालों बाद हुई आज भाजपा की कोर बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई और पिछले दिनों सरकार और संगठन के बीच किस तरह का तालमेल रहा, क्या क्या काम हुए, उस पर भी चर्चा हुई। और 23 मार्च को 4 साल पूरे होने पर पुष्कर सिंह धामी सरकार के एक बड़ा आयोजन देहरादून में किया जाएगा। इसके अलावा मंडल स्तर तक कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए एक्टिव करना, बजट में जो चीज़ें उत्तराखंड के लिए एक फलदायी साबित हो सकती है उनसे लोगों को अवगत कराना। इसके अलावा जो प्रशिक्षण शिविर है वो कार्यकर्ताओं तक, मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं तक ले जाना। और इसके अलावा भी कैबिनेट के विस्तार की चर्चा भी आज कोर की बैठक में की गई है, कोर कमेटी की बैठक में की गई है। तो कुल मिलाकर कई सालों बाद एक बहुप्रतीक्षित कोर कमेटी हुई जिसमें आगे के जितने भी कार्यक्रम थे उस पर चर्चा हुई, किस तरह से उनको लागू किया जाना है। प्रशिक्षण शिविर हर विधानसभा में किस तरह से कौन कौन सी तारीख से किए जाने हैं, कौन कार्यक्रम कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, ये सारी चीज़ों पर डिस्कस हुआ है। कुल मिलाकर 2027 के चुनाव को जीतने के लिए आज एक फार्मूला तय हुआ है कि एक हैट्रिक विधानसभा चुनाव की जीत की लगानी है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। यूपी में होने वाले 2027 के चुनाव को देखें तो संगठन अपने आप को मजबूत करने में लग गया है। भारतीय जनता पार्टी का एक दिन की कार्यशाला है, लेकिन तैयारी 27 की है कि किस तरह से बूथ लेवल पे जाकर के न सिर्फ बूथ को मजबूत करना है, आने वाले समय में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी मजबूत जीत दर्ज कर सके, उसकी भी कोशिशें अभी से ही शुरू हो गई हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन काम करते रहते हैं और हमेशा तैयार रहते हैं और समय समय पर पार्टी के रीति नीति के लिए कुछ नए लोग रहते हैं, कुछ पुराने लोग रहते हैं और प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम चलता रहता है ताकि कार्यकर्ता हमेशा अपडेट रहे। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। उत्तराखंड में देहरादून और पिथौरागढ़ के बीच में फिर से एक फ़्लाइट शुरू होने जा रही है। ये फ़्लाइट पहले भी चलती थी और अब नागरिक उड्डयन विभाग इसे फिर से ऑपरेट कर रहा है। ये प्लेन 42 सीटर होगा और 42 सीटर होने के साथ ही अल्टरनेट डे पर चलेगा। पिथौरागढ़ चूँकि यहाँ से 400-450 किलोमीटर दूर है और वहाँ से आने में और वहाँ जाने में बहुत समय लगता है, पैसा खर्च होता है, समय बहुत लगता है, तो इसीलिए फ़्लाइट दोबारा शुरू होने जा रही है। उड़ान योजना के तहत जो भी इसमें बेनिफिशियरी होंगे उनको बेनिफिट सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और इसके अलावा जो लोकल उड़ानें थी, यानी देहरादून से चिन्यालीसोट, देहरादून से अल्मोड़ा, देहरादून से हल्द्वानी, तो उन सबको जो खास तौर पर हेलीकॉप्टर जो उड़ान योजना के तहत चले थे उनको अब हेलीड्रम देहरादून सहस्त्रधारा रोड से ऑपरेट किया जाएगा। चूँकि जोलीग्रांट से ऑपरेट होने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 1 घंटा जोलीग्रांट जाने में लगता है और फिर वहाँ पर इंतजार करना पड़ता है। तो नागरिक उड्डयन विभाग ने ये पूरी एक मुकम्मल योजना बना ली है और बहुत जल्द ही इसकी शुरुआत होने वाली है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।
भारत पाकिस्तान के बीच चाहे जंग हो या मुकाबला क्रिकेट का हो, उसे जंग की तरह ही देखा जाता है। यही वजह है कि हर शख्स उसमें अपना योगदान भी करना चाहता है। जब मुकाबला क्रिकेट का होता है तो देश के क्रिकेट प्रेमियों की रगों में उबाल देखने को मिलता है और तमाम क्रिकेट प्रेमी यही चाहते हैं कि भारत की जीत हो। यही वजह है कि वे दुआ और प्रार्थना का भी दौर चलाते हैं। मैच शुरू होने से पहले कानपुर में तमाम तरह से दर्शक उत्साहित नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर हवन पूजन का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। काकादेव में इसी सिलसिले में एक मंदिर के बाहर हवन किया गया। बाकायदा वैदिक मंत्रों के बीच में हवन किया गया है। कुछ लोग हैं हमारे साथ में, उनसे बात करते जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो इस मैच को लेकर के उत्साहित है और आज जो हवन किया गया है उसको किस तरीके से फलीभूत करने के लिए किस उद्देश्य से किया गया। भाई साहब ये बताइए कि आज जो ये हवन किया गया, क्या उद्देश्य है इसका, किस तरीके से मनोकामनाएं मानी गई? हमारा उद्देश्य है कि जो हमारी भारत टीम है कल बड़ी जीत हासिल करे और पाकिस्तान को मैदान में धूल चटा दे। आप बताइए किस तरीके का मुकाबला रहने वाला है और किस तरह हवन पूजन किया गया तो टीम इंडिया के खिलाड़ियों को बल मिलेगा इससे? बिल्कुल मिलना चाहिए। हमारी तो यही आशा है कि कल का मैच टीम इंडिया एक तरफा जीते, बहुत बड़े अंतर से पाकिस्तान के खिलाफ जीते। तब आपको क्या लगता है किस तरीके का मुकाबला होने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ग्रेटेस्ट राइवलरी होती है भारत पाकिस्तान के बीच में? सर ग्रेटेस्ट राइवलरी होती तो है, लेकिन सर मैच तो एक तरफा जाने वाला है क्योंकि वो प्रेशर में पाकिस्तान ऑलरेडी हार जाएगा क्योंकि उन पर दबाव रहता है, कभी जीते हैं नहीं और ना जीत पाएंगे कभी। कुछ और लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उम्मीद कर रहे हैं इस मैच को लेकर के। आप ये बताइए, आप क्या सोच रहे हैं किस तरीके का मुकाबला होने वाला है? मुकाबला कोई बहुत जिस तरीके से हाल के कई मैचों में भारत ने पाकिस्तान को हराया है और हमारे देश के जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर में जिस हिसाब से जीत हासिल की थी उस हिसाब से कल भारत बहुत करारी जवाब पाकिस्तान को देने जा रहा है, जिसके लिए सभी यहाँ पर खिलाड़ी हैं, शिक्षक हैं और सब लोगों ने हवन किया और भारत की ऐतिहासिक जीत होने वाली। तासिफ खान सर, शम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। मेरठ एसटीएफ यूनिट ने उत्तराखंड एसटीएफ के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक ऐसे संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो बेहद शाहिद और हाईटेक तरीके से ऑनलाइन भर्ती परीक्षाओं में सेंध लगाकर नकल करवा रहा था। एसएससी उत्तराखंड द्वारा संचालित मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एवं हवलदार परीक्षा 2025 के दौरान इस गिरोह की सक्रियता की सूचना लगातार एसटीएफ मेरठ को मिल रही थी। सिस्टम हैकिंग और रिमोट एक्सेस टूल के जरिए प्रश्न पत्र हल कराने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ के अपर पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार सिंह के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। उप निरीक्षक जयवीर सिंह के नेतृत्व में टीम ने अभी सूचना तंत्र को सक्रिय कर तकनीकी निगरानी शुरू कर दी। पुख्ता सूचना मिली कि देहरादून के थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित एमकेपी इंटर कॉलेज में महादेव डिजिटल जोन में संचालित परीक्षा के दौरान कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर नकल कराई जा रही है। सूचना मिलते ही एसटीएफ मेरठ ने उत्तराखंड एसटीएफ से समन्वय स्थापित किया और संयुक्त टीम ने परीक्षा केंद्र पर दबिश दी। जांच के दौरान परीक्षा लैब के पास बने यूपीएस रूम के अंडरग्राउंड चैम्बर में 2 लैपटॉप चालू हालत में मिले। दोनों सिस्टम रिमोट एक्सेस टूल के जरिए संचालित हो रहे थे। तकनीकी पड़ताल में रियल वीएनसी व्यूअर, ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स, टर्मिनल विंडो और प्राइवेट आईपी एड्रेस जैसी गतिविधियां सामने आई। मामले में कोतवाली देहरादून में मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उधर एसटीएफ मेरठ यूनिट का कहना है कि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश भी जारी है। मेरठ से अरुण सागर, न्यूज स्टेट के लिए। अल्मोड़ा के दनिया थाना क्षेत्र में स्कूली छात्रा से दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देने और वीडियो बनाने का मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में भयंकर गुस्सा व्याप्त है। आरोपित छात्र की गिरफ्तारी हो चुकी है। सुहेल मूल रूप से मुरादाबाद का रहने वाला है। शनिवार को हिंदूवादी संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन कर बाजार में सभा की। लोगों का कहना है ये पूरा मामला लव जिहाद का है। यहाँ पॉलिटेक्निक का ये छात्र कॉलेज भी कम जाता था, उसकी तमाम डिटेल खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है वो मामले की जांच करेगी, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। आरोपी फिलहाल जेल में है। वहीं हिंदूवादी संगठनों के नेताओं का कहना है ये पूरा लव जिहाद का एंगल है, इसमें यहाँ के कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं। आरोपी युवक के मोबाइल की जांच के बाद सभी तथ्य सामने आएंगे। इस मामले में कतई हिला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोग लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर दोषियों को सजा नहीं होती तो यहाँ उग्र आंदोलन किया जाएगा। न्यूज स्टेट के लिए अल्मोड़ा से दिग्विजय सिंह बिस्ट।
जेपी बिल्डर समूह कंपनी को लेकर ईडी जांच कर रही है और ये जांच होम बायर्स की शिकायत पर की गई थी। दरअसल होम बायर्स द्वारा लिए गए पैसे दूसरी कंपनियों में डाइवर्ट करने का आरोप था। इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन ईडी के द्वारा की जा रही है और जब पैसा जिन बायर्स से लिया गया था, तकरीबन 107 के आसपास बायर्स हैं जिन्होंने शिकायत की थी। अब बायर्स को भी बयान देने के लिए ईडी के अधिकारियों द्वारा सम्मन भेजा गया है ताकि ये बात स्पष्ट तौर पर कही जा सके कि बायर्स से किन बैंक खातों में पैसा लिया गया था, कितना किस बायर से पैसा लिया और जिस कंपनी के खातों में ये पैसा लिया गया था क्या वास्तव में उसी कंपनी के लिए निर्माण कार्यों में लगाया गया है, दूसरी कंपनियों में फंड डाइवर्ट किया गया। तो ईडी सीधे तौर पर अब बड़ी कार्रवाई के मूड में और तमाम बायर्स के जो बयान हैं वो दर्ज किए जाने शुरू हो चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। नोएडा के सेक्टर 107 में जिस जगह गाड़ी के अंदर युवक और युवती की लाश मिली है, पुलिस की टीम आपको दिख रही होंगी, तमाम पुलिस की टीम मौके पर है। उस गाड़ी को फिलहाल यहाँ से हटा लिया गया है और जो डेड बॉडी है उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शुरुआती जानकारी की अगर बात की जाए तो पुलिस अधिकारियों का कहना है युवक और युवती दोनों गाड़ी के अंदर मौजूद थे और गाड़ी के अंदर मौजूद रहने के दौरान ही ये जो घटना है ये हुई है। और सबसे पहले जो गोली है वो युवक ने युवती को मारी और उसके बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दोनों के बीच में किस तरीके का विवाद था इसको लेकर अभी तस्वीर जो है वो साफ नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस अधिकारी हैं वो प्रेम प्रसंग के चलते दोनों के बीच में जो विवाद था इसी बात को लेकर अंदेशा जताया जा रहा है। और ये गाड़ी किस रूट से आई है उसको लेकर सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं इस इलाके के, क्योंकि निर्माणाधीन साइड है यहाँ पर और इसके आसपास तमाम हाई राइज सोसाइटी हैं। तो सीसीटीवी कैमरों को चेक किया जा रहा है। यहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्डों से भी बात पुलिस के अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर किस तरीके की हरकत थी, क्या गाड़ी के अंदर ही दोनों ने गोली मारी और किस वक्त ये गोली मारी गई, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी जो हैं उनके आधार पर ही ये जानकारी मिली थी कि यहाँ पर गाड़ी के अंदर युवक और युवती की लाश जो है वो पड़ी हुई है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर जांच करने की बात अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। मुंबई के मुलुंड में मेट्रो का काम चल रहा है और एलबीएस रोड पर, मुलुंड के एलबीएस रोड पर एक स्लैब जो है वो गिर गया है। जो गिरा हुआ स्लैब आप यहाँ देख सकते हो और वो वहाँ ऊपर जो स्लैब लगे हैं वो जो खाली पोर्शन दिख रहा है वहाँ वो स्लैब था और ये स्लैब दोपहर 12:30 बजे यहाँ गिर गया और यहाँ अभी वो स्लैब उठाकर बाहर गया। ये स्लैब जो है एक रिक्शा के ऊपर गिरा। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए हैं। बता दें कि 12:30 बजे ये 12:10 को ये घटना घटी थी, लेकिन एमएमआरडी के जो अधिकारी है ये अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं है। यहाँ मेयर जो है वो यहाँ पहुँची है और साथ साथ जो मीर कोटेचा है वो भी यहाँ पहुँचे हैं। पिछले 20 दिन पहले यहाँ के मीर कोटेचा जो बीजेपी के नेता है उन्होंने ये सारे मेट्रो के काम का एक जायजा लिया था और तकरीबन 5 किलोमीटर दूरी के ऊपर जो काम चल रहा है उसकी देखरेख की थी और वहाँ तभी यहाँ जो सेफ्टी प्रिकॉशन है वो लगाए नहीं गए थे और सेफ्टी प्रिकॉशन ना होने से ये स्लैब गिर गया, ऐसा उनका आरोप है। आप ये देख सकते हो कि ये जो गिरा हुआ स्लैब है, इस स्लैब को पकड़ के रखने के लिए जो एंकर होते हैं वो नहीं लगाए गए। ये बहुत बड़ा आरोप जो है वो मिहिर कोटेचा इन्होंने किया है। मुलुंड के इस हादसे के बाद सरकार भी सत्ते में आ गई है। एमएमआरडी के अधिकारी जो है अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं है। तकरीबन 3 से 4 घंटे होने के बाद ये बहुत बड़ी लापरवाही है और इसकी जांच जो है वो पूरी जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी जो घायल है, जो मृत है, उनके लिए संवेदना व्यक्त की है और इस पूरे मामले की जांच जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ सेफ्टी प्रिकॉशन लिया था या नहीं लिया था, इसकी भी जांच करने के आदेश दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ विलास अपने। जम्मू के किश्तवाड़ के छात्रों के जंगलों में पिछले 20 दिनों से ज्यादा से सुरक्षा बलों का एक बड़ा ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों के पास इस तरह के इनपुट हैं कि इस इलाके में 3 से 4 आतंकी मौजूद हैं और ये भी बताया जा रहा है कि इस इलाके में जैश ए मोहम्मद का कमांडर सैफुल्ला जो है वो भी यहीं पर छुपा हुआ है। लेकिन अब सुरक्षा बलों के पास इस तरह के इनपुट आए हैं कि सैफुल्ला जो है वो इस इलाके से भागने की फिराक में है, जिसके बाद डोडा पुलिस ने अब सैफुल्ला को लेकर एक पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में सैफुल्ला की 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में सैफुल्ला दाढ़ी के बगैर नजर आ रहा है, जबकि दूसरे पोस्टर में उसकी दाढ़ी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और सुरक्षा बलों के पास इस तरह के इनपुट भी हैं कि जो सैफुल्ला है वो भेष बदल कर इस इलाके से भागने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में
यही कारण है कि अब डोडा पुलिस ने सैफुल्लाह के पोस्टर जो हैं वो अलग अलग इलाकों में यहाँ पर लगा दिए हैं और लगातार तलाशी अभियान जो है वो चल रहा है। अगर हम सैफुल्लाह की बात करें तो 2024 में सैफुल्लाह जो है वो इस इलाके में आया था और सैफुल्लाह ने यहाँ पर कई बड़े हमलों को अंजाम जो है वो दिया है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां काफ़ी लंबे समय से उसकी तलाश कर रही हैं और जो पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर ऑपरेशन चले हैं उसमें अब सैफुल्लाह घिरता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। यही कारण है कि सैफुल्लाह अब यहाँ से भागना चाहता है और वो अपना भेष जो है वो भी बदल सकता है और उसी को देखते हुए सुरक्षा बलों ने अब उसके पोस्टर भी जारी कर दिए हैं और सुरक्षा बलों की यही कोशिश है कि ये जो जैश ए मोहम्मद का कमांडर है सैफुल्लाह, जो काफ़ी समय से इस इलाके में मौजूद है, उसे जल्द से जल्द मार गिराया जाए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।